दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। 5-6 अगस्त 2019 को धारा 370 में संशोधन और जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद एक मुद्दा विशेष रूप से लगातार चर्चा में रहा है कि वास्तव में जम्मू एंड कश्मीर के स्थायी निवासी कौन है। आज जम्मू एंड कश्मीर के स्थायी निवासी के पूरे मुद्दे को हम इन फोकस प्रोग्राम में खंगालने का प्रयास करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा जम्मू एंड कश्मीर का निवासी कौन है। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष रहेंगे। सबसे पहले हम उस खबर को जानने का प्रयास करेंगे जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। खबर सामान्य तौर से हमने जान ली है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ष 2019 5-6 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित धारा 370 में व्यापक रूप से संशोधन और जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के स्थायी निवासियों से संबंधित मुद्दा लगातार चर्चा में रहा है। हाल ही में 6 दिसंबर 2023 को हमारे देश की संसद में पेश किए गए जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट 2023 और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 के बाद लगातार जम्मू एंड कश्मीर के स्थायी निवासी का मुद्दा फिर से चर्चा में है। तो हमने उस खबर को जान लिया है। इस खबर को जानने के बाद जो हमारी चर्चा का पक्ष होगा वो ये होगा कि 1927 के एक सरकारी आदेश के तहत किस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर के निवासियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। में 4 श्रेणियां कौन सी थी। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले विदेशी नागरिकों और जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक जो विदेशों में रह रहे थे उनका निर्धारण 1932 में के सरकारी आदेश में किस प्रकार से किया गया, इसको जानेंगे। 1956 में जब जम्मू एंड कश्मीर संविधान को स्वीकार किया गया उसमें जम्मू एंड कश्मीर के नागरिकों के स्थायी निवासियों के संदर्भ में किस प्रकार के परिवर्तन किए गए। उनको पहली बार जम्मू एंड कश्मीर के जो राज्य विषय थे उनको स्थायी निवासी के रूप में परिभाषित 1956 के संविधान में ही किया गया। 2003 में महिला निवासियों पर हाईकोर्ट का क्या निर्णय था उसको जानेंगे और फिर ये देखेंगे कि 5-6 अगस्त 2019 के बाद किस प्रकार से इधर स्थायी निवासियों को अधिवासी के रूप में परिभाषित किया गया। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये सामान्य अध्ययन आईएएस की सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से ये जुड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि वर्ष 1927 में जम्मू एंड कश्मीर के निवासियों से संबंधित उनसे संबंधित जो राज्य विषय थे उनको किस प्रकार से 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। इससे पहले आपको एक पृष्ठभूमि ये भी जाननी चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में 1927 में डोगरा शासन स्थापित था। ये डोगरा शासन कब स्थापित हुआ था? 1846 में। 1846 में कब जब स्थापित हुआ तो महाराजा कौन थे? महाराजा गुलाब सिंह प्रथम शासक थे। अभी इसका संदर्भ समझ में आएगा कि इस संदर्भ को जानना क्यों आवश्यक है। तो महाराजा हरि सिंह जो 1927 में जम्मू एंड कश्मीर के डोगरा शासक थे, उन्होंने 20 अप्रैल को एक सरकारी आदेश जारी किया संख्या IL/84। इसके अंतर्गत राज्य के निवासियों को राज्य विषय के रूप में उनका जो डेजिग्नेशन किया गया, उनका जो नामांकन किया गया, उनको नामित किया गया राज्य विषय के रूप में, और राज्य विषय के रूप में उनको नामित करके 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया। ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी थी? प्रथम श्रेणी या जिसको आप क्लास फर्स्ट कह सकते हैं, प्रथम श्रेणी थी ऐसे व्यक्ति जो प्रथम शासक गुलाब सिंह जिनका शासन 1846 से शुरुआत होता है, उनके शासन से पहले जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में जन्मे थे और वहां स्थायी रूप से वहां के निवासी थे। और इसके साथ साथ ऐसे नागरिक जो 1885 या 1885 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में बस गए थे और स्थायी रूप से वहां पर रह रहे थे। ऐसे निवासियों को प्रथम श्रेणी के रूप में परिभाषित किया गया। द्वितीय श्रेणी के रूप में ऐसे निवासियों को परिभाषित किया गया जो अन्य स्थानों से आए थे और स्थायी रूप से जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में बस गए थे, तथा ऐसे व्यक्तियों ने 1911 की समाप्ति से पहले, जब 1911 वो वर्ष है जब वहां पर महाराजा प्रताप सिंह का शासन था, तो 1911 की समाप्ति से पहले उन्होंने
किसी न किसी प्रकार की अचल संपत्ति को प्राप्त कर लिया था, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्राप्त कर लिया था, जैसे जमीन या किसी प्रकार का गृह संबंधी संपत्ति को प्राप्त कर लिया था। ऐसे लोगों को द्वितीय श्रेणी के रूप में परिभाषित किया गया। तृतीय श्रेणी के रूप में ऐसे लोगों को परिभाषित किया गया जो स्थायी निवासियों को शामिल किया गया, जो जम्मू एंड कश्मीर के स्थायी निवासी थे, जिन्होंने रियायत, किसी न किसी प्रकार की रियायत के तहत, जिसको आधिकारिक रूप से रैयतनामा के रूप में परिभाषित किया जाता है। रैयतनामा के तहत किसी न किसी प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसके बारे में अभी आपको बताया गया था, को किसी न किसी प्रकार की अचल संपत्ति को हासिल कर लिया था और अनुमति के तहत, इस अनुमति को कहते थे इज्जतनामा के तहत, ऐसी कोई संपत्ति हासिल की हो। तो इन दो प्रक्रियाओं के तहत अगर किसी ने अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी हासिल कर ली हो, तो उसको तृतीय श्रेणी के रूप में परिभाषित किया गया। वही चतुर्थ श्रेणी, फोर्थ क्लास में, ऐसी सार्वजनिक, पंजीकृत सार्वजनिक कंपनियों को रखा गया जिनको महाराजा के एक आदेश के द्वारा राज्य विषय घोषित किया गया था। इसके अंतर्गत ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को शामिल किया गया जिनको राज्य समझता था कि ये वित्तीय लाभ के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को शामिल किया गया। साथ ही इसी आदेश में यह भी परिभाषित किया गया कि जो प्रथम श्रेणी है, यानी जो फर्स्ट क्लास है, इसको अन्य श्रेणियों पर वरीयता प्रदान की जाएगी, और वहीं द्वितीय श्रेणियों को कुछ मामलों में तृतीय श्रेणी पर वरीयता प्रदान की गई। वे मामले कौन से थे? जैसे राज्य छात्रवृत्ति अनुदान ग्रांट प्रदान करना, कृषि और गृह निर्माण के लिए राज्य भूमि प्रदान करना, और इसी के तहत साथ राज्य सेवा भर्ती के अंतर्गत भी द्वितीय श्रेणी को तृतीय श्रेणी पर वरीयता प्रदान करने की बात कही गई। वहीं वंशजों के बारे में भी कुछ प्रावधान किए गए। ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी श्रेणी से संबंधित है तो उसके वंशज भी उसी श्रेणी के राज्य विषय माने जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति प्रथम श्रेणी का राज्य विषय है तो उसके वंशज भी उसी श्रेणी के राज्य विषय में आएंगे। वहीं किसी व्यक्ति की पत्नी या विधवा स्त्री को भी वही राज्य श्रेणी का दर्जा, राज्य विषय का दर्जा मिलेगा जिस श्रेणी में उसका पति विद्यमान था। यह भी इसमें परिभाषित किया गया। इसके बाद एक और 1932 के सरकारी आदेश के जब वहां पर महाराजा हरि सिंह ही का ही शासन था, तो एक और आदेश के द्वारा 27 जून 1932 को जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले जम्मू कश्मीर के निवासियों, यानी विदेशों में रहने वाले जम्मू कश्मीर के निवासियों और जम्मू कश्मीर में रहने वाले विदेशी नागरिकों के बारे में भी कुछ प्रावधान किए गए। क्या प्रावधान थे ये कहा गया कि सभी प्रवासी जो बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनकी 2 पीढ़ियों तक विदेश में पैदा हुए उनके वंशज को राज्य का विषय, यानी स्टेट सब्जेक्ट्स माना जाएगा। जो अभी आपको बताया गया, स्टेट सब्जेक्ट्स माना जाएगा, 2 वंशजों तक माना जाएगा केवल। और इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले जो विदेशी नागरिक हैं वो तब राज्य का विषय बनेंगे, यानी तब नागरिक बनेंगे जब वो 18 वर्ष की उम्र हासिल कर लें और अनुमति के तहत, अभी आपको बताया गया था, इज्जतनामा के तहत अचल संपत्ति हासिल कर लें, किसी प्रकार का प्रॉपर्टी हासिल कर लें, और इसके साथ साथ 10 वर्ष के निरंतर निवास के बाद रियायत यानी रैयतनामा के तहत उन्हें अचल संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार भी मिल जाए। इसके तहत 1932 में ये परिवर्तन किए गए। आप जानते हैं 17 नवंबर 1956 को आर्टिकल 370 की विभिन्न प्रावधानों के तहत जम्मू एंड कश्मीर ने अपना संविधान अपनाया। 17 नवंबर 1956 को इस संविधान में ही सबसे पहले जो स्टेट सब्जेक्ट्स के बारे में अभी आपको बताया गया है, उन स्टेट सब्जेक्ट्स को राज्य निवासियों के रूप में परिभाषित किया गया, यानी स्थायी निवासियों के रूप में। जो परमानेंट रेजिडेंट्स के रूप में परिभाषा इनकी की गई वो 17 नवंबर 1956 के तहत जो संविधान अपनाया गया उसके अंतर्गत की गई। इसके तहत क्या कहा गया कि भारत के संविधान के तहत भारत का कोई भी नागरिक राज्य का स्थायी निवासी माना जाएगा, राज्य का स्थायी निवासी माना जाएगा यदि वह 14 मई 1954 से पहले क्लास फर्स्ट और क्लास द्वितीय का राज्य विषय है, ये कहा गया। तो इसके तहत रेजिडेंट, जो परमानेंट रेजिडेंट है,
उसकी एक परिभाषा तो ये बना दी गई, और एक और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि कानूनी रूप से अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी अर्जित करने के बाद उस तिथि से, यानी जिस तिथि को वो अचल संपत्ति हासिल करे, कम से कम 10 वर्ष से पहले अगर वो स्थायी निवासी है जम्मू एंड कश्मीर का, तो वो भी वहां का परमानेंट रेजिडेंट होगा। इसके साथ साथ इसमें कुछ और बातें कही गई। क्या बातें कही गई कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के राज्य विषय जो उन क्षेत्रों में चले गए हैं, यानी विभाजन के बाद जो पाकिस्तान के क्षेत्रों में चले गए हैं, ऐसे प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के राज्य विषय यदि पुनर्वास या स्थायी वापसी के लिए जो जारी परमिट है, विभिन्न कानूनों के तहत जो परमिट जारी किया जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने, उस पुनर्वास या स्थायी वापसी के लिए जारी परमिट के तहत वापस लौटते हैं, तो ऐसे नागरिक भी स्थायी निवासी के रूप में परिभाषित किए जाएंगे। इन सभी प्रावधानों में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यानी पुनर्वास संबंधी एक महत्वपूर्ण प्रावधान शेख अब्दुल्ला सरकार 1980 में करना चाहती थी, और इसी को ध्यान में रखते हुए उसने एक कानून भी पारित किया, जम्मू एंड कश्मीर विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद यानी विधानमंडल के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर पुनर्वास विधेयक 1980। और इस विधेयक जब ये कानून निर्मित हो गया तो पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से ये कभी भी लागू नहीं किया जा सका। अब हम एक महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के महिलाओं के संदर्भ में जो विशेष प्रावधान माना जाता था कि 1956 के जम्मू एंड कश्मीर संविधान में किया गया, उसकी स्थिति क्या थी। 1956 में जम्मू एंड कश्मीर के संविधान में ये माना जाता है कि ये प्रावधान किया गया कि अगर जम्मू एंड कश्मीर की कोई भी महिला जम्मू एंड कश्मीर के स्थायी निवासी से इतर किसी से विवाह कर ले, तो उसकी जम्मू एंड कश्मीर की जो नागरिकता है, एक स्थायी निवासी के रूप में उसकी स्थिति जो है वो समाप्त हो जाएगी यदि उसने राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया। वर्ष 2003 में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का एक निर्णय आया, जम्मू एंड कश्मीर की पूर्ण पीठ ने बहुमत से यह फैसला दिया कि 1927 के नोटिफिकेशन में या 1956 के संविधान में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है और इसको मान्य नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट के इस डिसीजन को पलटने के लिए उस समय की मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीपी सरकार, जिसे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, हाईकोर्ट के इस निर्णय को पलटने के लिए स्थायी निवासी अयोग्यता विधेयक लेकर के आई। इस अयोग्यता विधेयक को वर्ष 2004 में विधानसभा में पारित कर दिया गया, लेकिन यह विधेयक विधान परिषद में गिर गया क्योंकि कांग्रेस ने अपना समर्थन इससे विधेयक से वापस ले लिया। 5-6 अगस्त 2019 के बाद आप जानते हैं धारा 370 में व्यापक रूप से परिवर्तन किया गया। जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया और एक बार फिर से जो परमानेंट रेजिडेंट हैं, वहां के जो स्थायी निवासी हैं, उन्हें परिभाषित किया गया। परमानेंट रेजिडेंट को एक नए रूप में परिभाषित किया गया, अधिवासियों के रूप में यानी डोमिसाइल्स के रूप में परिभाषित किया गया और इसके अंतर्गत ये बताया गया कि जम्मू एंड कश्मीर के अधिवासी यानी डोमिसाइल किन्हें माना जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति वहां 15 वर्षों तक रहा हो तो वो जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल माना जाएगा। इसी के साथ साथ अगर 7 साल तक किसी ने वहां पढ़ाई की हो और इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में स्थित किसी संस्थान से 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी हो तो भी वो वहां का स्थायी डोमिसाइल माना जाएगा यानी अधिवासी माना जाएगा। प्रवासी के रूप में पंजीकरण कराने वाले और साथ ही उनके बच्चे, और इसके अंतर्गत बच्चों में उन लोगों को भी शामिल किया गया, उन केंद्र सरकार के अधिकारियों को भी शामिल किया गया जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं या किसी स्वायत्त निकाय से जुड़े हुए हैं उसके अधिकारी हैं, या जम्मू एंड कश्मीर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वहां पर ऐसे लोग जिन्होंने 10 वर्षों तक जम्मू एंड कश्मीर में कार्य किया है, उनके बच्चों को भी आदिवासी यानी डोमिसाइल के रूप में परिभाषित किया गया। तो 5-6 अगस्त 2019 के बाद की स्थिति आदिवासी के रूप में इस प्रकार से परिभाषित हुई। तो जम्मू एंड कश्मीर की ये पूरी यात्रा थी कि किस प्रकार से स्टेट सब्जेक्ट्स यानी राज्य विषयों को 1956 के संविधान के माध्यम से पहले स्थायी निवासी के रूप में परिभाषित किया गया
और उसके बाद 2019 के बाद उन्हीं स्थायी निवासियों को एक अलग परिभाषा के तहत आदिवासी के रूप में परिभाषित किया गया और इन्हीं को अब जम्मू कश्मीर का आप स्थायी निवासी के रूप में मान सकते हैं। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के अधिवासी हैं? कोई भी व्यक्ति जो 15 वर्षों तक जम्मू कश्मीर में रहा हो या जिसने जम्मू कश्मीर में 7 साल तक पढ़ाई और 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी हो। तीसरा, प्रवासी के रूप में पंजीकरण कराने वाले और उनके बच्चे। और आपका ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।